नमस्कार। आरटीआई सीरीज़ की 19वीं कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय और आपके साथ में अपने पिछले 20 साल के एक्सपीरियंसेस आरटीआई के बारे में शेयर कर रहा हूं। पीआईओ जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे पिविटल ऑफिसर है। सारा आरटीआई का डिस्पोजल जो है उसी के कंधों पे दारोमदार करता है। यदि वो इन्फॉर्मेशन देता है तो भी उसको निर्णय लेना है, यदि नहीं देना है तो भी उसको निर्णय लेना है। उसके बाद पूरा अपील का प्रोसेस क्या होगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालना है, पूरी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है कैसे अरेंज करनी है, ये सारी की सारी कार्रवाई उनको करनी है। उसके अंदर ना केवल पीआईओ का रोल है बल्कि एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन प्रोवाइड करने की क्षमता होनी चाहिए। पीआईओ महोदय जो हैं साधारणतः एग्जिस्टिंग अधिकारियों में से ही नियुक्त किए जाते हैं और उनको अपने काम के साथ साथ आरटीआई का काम भी देखना होता है। तो पीआईओ का जो है रोल वो बहुत ही अहम रोल है और ये एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी को ही बनाना चाहिए। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ किसी जूनियर फंक्शनरी को पीआईओ बना देते हैं जिनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो आरटीआई से संबंधित सारा काम संभाल सकें। विद द रिज़ल्ट कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं या जो है लोग जो हैं उनके उत्तरों से डिससेटिस्फाइड होते हैं और हमारा काम बढ़ जाता है। काम कैसे बढ़ेगा? लोग फर्स्ट अपील में जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, सेकंड अपील में जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। सो यदि हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है सुचारू रूप से चले तो हमें चाहिए कि हम पीआईओ महोदय को ऐसे अधिकारी को लगाएं जो उस काम को निभा सकें। पूरी उसके पास जानकारी हो, डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में जानकारी हो, तभी वो इसके अंदर सक्षम हो सकेगा। अदरवाइज जो है ये एक लाइबिलिटी बन जाएगा। बहुत सारे अधिकारी पीआईओ नहीं बनना चाहते परंतु मजबूरी में काम करना पड़ता है। इसलिए पीआईओ महोदय जिसको भी बनाएं वो जो है रिस्पॉन्सिबल अधिकारी होना चाहिए जिसके पास कुछ अधिकार भी हों ताकि वो दूसरों से सूचना एकत्र करने में सक्षम हो। क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई एप्लीकेशन में मांगी जाती है वो ज़रूरी नहीं कि पीआईओ के डेस्क पर उपलब्ध हो। तो इसलिए पीआईओ को जो है पूरी इन्फॉर्मेशन अन्य लोगों से भी मांगनी पड़ सकती है और उसको फॉलो अप भी करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पीआईओ जो है एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी होना चाहिए जिसके कंधों पर सारा का सारा डिस्पोजल ऑफ आरटीआई का काम निर्भर करता है। अब आरटीआई के काम में सबसे पहले जब भी एप्लीकेशन आती है पीआईओ महोदय को तुरंत उसको देखना चाहिए क्योंकि उसमें हो सकता है 24-48 घंटे में मांगे जाने वाली इन्फॉर्मेशन हो लाइफ और लिबर्टी से संबंधित, तो उसका ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। ये कोई ऐसी फाइल नहीं है जो आज नहीं देखी तो कल देख लेगा। सो आरटीआई की जितनी भी एप्लीकेशन आएँ उनके निपटारे के बारे में उनको तुरंत एक्शन लेने के बारे में निर्णय लेना है। तो पहला काम तो यही है कि सबसे पहले वो आरटीआई को गो थ्रू हो और देखे कि इसके अंदर क्या सूचना मांगी गई है, क्या ये उनके डिपार्टमेंट से संबंधित है भी कि नहीं। यदि संबंधित है तो कंसर्न डिपार्टमेंट या सेक्शन कौन कौन से हैं उन सबको उसकी एक कॉपी जो है ट्रांसफ़र की जाए और उनको आगाह किया जाए कि इस सूचना को आप इतने समय में दे दीजिए एंड यू आर डीम्ड पीआईओ, और यदि आप सूचना नहीं देंगे तो उत्तरदायित्व आपके ऊपर होगा। दूसरा काम उसको ये करना है कि यदि एप्लीकेशन लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है तो इसका निपटान तुरंत करने का प्रयास करें। तीसरा ये काम करना है कि क्या इंस्पेक्शन मांगी गई है, सैंपल और डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं तो उसके अनुसार उसको हैंडल करें। क्या इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी के बारे में मांगी गई है तो उसको नोटिस वगैरह देना होगा। तो हर एप्लीकेशन आरटीआई की जो है उसका नेचर ऑफ डिस्पोजल अलग अलग होगा। एप्लीकेशन तो एक ही किस्म की आती हैं परंतु उनका नेचर ऑफ डिस्पोजल डिपेंड करता है कि किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो इस प्रकार से पीआईओ महोदय को एक क्वासी जुडिशियल डिसीजन लेना है
ये वो नहीं है कि बाबूजी सबमिट करेंगे और उसके ऊपर गुग्गी लगा देंगे और फाइल आगे बढ़ जाएगी। ही हैज़ टू टेक डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। क्या वो सूचना दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, किस क्लास में नहीं दी जा सकती, इसका भी उत्तर देना होगा। और सबसे बड़ी दायित्व उसके ऊपर है कि इसका उत्तर जो है समय सीमा के अंदर चला जाए, वरना वो दंड का भागीदारी बन जाएगा। अगर उसके पास सूचना नहीं भी आती तो ही मस्ट रिस्पॉन्ड टू द एप्लीकेंट विद इन द टाइम फ्रेम, ताकि दंड की प्रक्रिया से बच सकें। तो सबसे पहला काम यही है कि आरटीआई एप्लीकेशन को गो थ्रू करो और उसके ऊपर क्या कोर्स ऑफ एक्शन है इसको डिसाइड करो। यदि उसका कोई भी पार्ट या कोई उसका हिस्सा जो है किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उसको 5 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर दो। लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है तो उसको तुरंत निपटाने का काम करो। इंस्पेक्शन मांगता है तो कहाँ के इंस्पेक्शन मांग रहा है उसके लिए डेट एंड टाइम फिक्स करो। रिकॉर्ड की अगर वो इंस्पेक्शन चाहता है तो कौन सा रिकॉर्ड किसके पास उपलब्ध है उसके बारे में आप एक्शन लो और उसके लिए ऊपर टाइम फिक्स करो। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मांगता है तो थर्ड पार्टी को तुरंत नोटिस दो कि आपके बारे में सूचना मांगी जा रही है, आप देने जा रहे हैं, आप अपना स्टैंड जो है 5 दिन के अंदर अंदर हमें बताएं। तो ये सारी कार्रवाई जो है टाइम बाउंड तरीके से हमें करनी पड़ती है। इसलिए पीआईओ महोदय को इन सब एस्पेक्ट्स को नज़र के अंदर रखना है। अपार्ट फ्रॉम क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी बहुत सारे कंपनी करने हैं। अरेंजमेंट करना है कि आरटीआई एप्लीकेशन कैसे ली जाए, उसका काउंटर बनाया जाए, फीस लेने की प्रबंध किया जाए, कैश कराना है, पोस्ट ऑर्डर है, बैंक ड्राफ्ट है, उनको कैश कराए, ऑडिट के लिए उसको प्रबंध करने हैं। इसके बाद उसको जो है पूरे का पूरा सिस्टम जो है बनाकर रखना है, ताकि अगर यदि वो अधिकारी नहीं भी है तो उसका एक लिंक ऑफिसर भी नियुक्त होना चाहिए। और अगर लिंक ऑफिसर होगा तो पीआईओ के एब्सेंस में वो काम देख लेगा। और पीआईओ को अपने बाहर एक बोर्ड भी लगाना है कि आप पीआईओ हैं। तो जब भी आप किसी भी दफ्तर में पीआईओ बनाएं तो उसके कार्य को इस प्रकार से बांटें, एक से ज़्यादा अगर पीआईओ हैं, कि या तो वो डिवीजन वाइज हो जाए, कौन सा काम अकाउंट्स ब्रांच का अलग हो, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग हो, दूध परचेजेस का अलग हो, ताकि आइटम वाइज उसके अंदर कन्फ्लिक्ट ना आए। या जूरिस्डिक्शन वाइज उसको बांट दे, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का ये पीआईओ है, साउथ का ये है, वेस्ट का ये है। तो दो तरीके से इनके काम को भी बांटा जा सकता है। पीआईओ महोदय को जब भी एप्लीकेशन डिस्पोज करनी होगी वो इसके अंदर अपना स्वयं दिमाग लगाएं, किसी बाबू के ऊपर डिपेंड ना करें। सबसे पहले तो उनका काम है कि हर सेक्शन से सूचना एकत्र कर लें और उसके बाद ये देखें इसमें से क्या दिया जा सकता है या क्या नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 8, 9, 11 को उसके ऊपर अप्लाई करें और निर्णय लें। यदि नहीं दी जा सकती तो क्यों नहीं दी जा सकती, इसके बारे में जो है सीआईसी के डिसीजंस क्या हैं, हाई कोर्ट्स के डिसीजन क्या हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो उनको भी दिमाग में रखते हुए निर्णय लें और एक ड्राफ्ट रिप्लाई बनाएं, ताकि जो है उसको उत्तर समय के अंदर दिया जा सके। उसके बाद उसको ये भी उत्तर देते समय बताना होगा कि आप प्रथम अपील कहाँ कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं और किसके पास कर सकते हैं। इसके प्रावधान के बारे में उसको जानकारी देनी पड़ेगी। इसके बाद जितना भी रिकॉर्ड मैनेजमेंट है उसको देखना है। 17 मैनुअल जो है अपलोड करने हैं उसको बारे में देखना है। प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन अगर किसी ने मांगी है तो उसके बारे में देखना है कि क्योंकि आरटी एप्लीकेशन के अंदर बहुआयामी डिमांड हो सकती है। अब अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो क्या उससे एडिशनल फीस लेनी है कि नहीं लेनी है, बीपीएल है तो क्या उसका प्रूफ आया है कि नहीं आया है। तो यदि एडिशनल फ़ीस मांगनी है तो उसका पत्र भी जल्दी जाना चाहिए, साथ के साथ ही निकल जाना चाहिए, ताकि जब तक आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तब तक उससे फ़ीस आ जाए। और अगर आप फीस के चक्कर में पड़े रहेंगे या उत्तर समय पर नहीं देंगे तो ये डीम रिफ्यूज़ल बन जाएगा और आप उसके भागीदारी हो जाएंगे पेनल्टी के, और आपको सूचना भी फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आरटीआई की एप्लीकेशन डिस्पोज करना पीआईओ के लिए एक आसान काम नहीं है। हर एप्लीकेशन की अपनी नेचर है, उसकी नेचर को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन कैसे हैंडल की जाए।
इंस्पेक्शन के बारे में है तो इंस्पेक्शन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सैंपल ऑफ मटेरियल मांग रहा है तो सैंपल ऑफ मटेरियल देने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मांगता है तो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स उसको दिलवाने पड़ेंगे। एडिशनल फ़ीस उससे मांगने है तो उसके लिए पत्र भेजना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि फ़ीस की कैलकुलेशन इस प्रकार से की गई है। यदि आप कोई रिव्यू चाहते हैं तो रिव्यू में आप फलां अथॉरिटी पर चले जाएँ। तो पीआईओ महोदय का काम जो है पूरा क्वासी जुडिशियल फंक्शन है और उसके साथ साथ उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का भी दारोमदार है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर जैसे मैंने पहले बताया, एप्लीकेशंस को रिसीव करना, फ़ी को प्रॉपरली मेंटेन करना, उसका ऑडिट कराना, उसके बाद क्वार्टरली रिपोर्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को भेजनी होती है। इन एप्लीकेशंस का एनालिटिकल पार्ट करना होता है, विश्लेषण करना होता है, किस प्रकार से की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, कहाँ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, कहाँ रिफॉर्म्स की आवश्यकता नहीं है। देन सीआईसी और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए एनुअल रिपोर्ट्स का भी मटेरियल भेजना पड़ता है, जिसके अंदर बताना पड़ता है कि कौन सी एप्लीकेशन आई और कौन कौन से सेक्शन 8 के किस किस भाग के अंदर वो रिजेक्ट की गई और क्यों की गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस प्रकार से नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ये भी उनको करने हैं। रिकॉर्ड मैनेजमेंट को भी देखना है, 17 मैनुअल्स को अपडेट करना है समय समय पर, जितने सीआईसी के डिसीजंस आए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है। अगर कोई अपील वगैरह कोर्ट में चली जाती है तो उसको फॉलोअप करना है। सेकंड अपील हो जाती है तो सीआईसी और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ उसको लिंक करना है। तो इन चीज़ों को भी उसको देखना है। सो ही इज़ द मेन अधिकारी, पिविटल अधिकारी, जिसके ऊपर सारे का सारा आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन का दारोमदार है। यदि एक से ज़्यादा पीआईओ हैं तो आप एक को चीफ पीआईओ डिक्लेयर कर दीजिए ताकि कोऑर्डिनेशन का वर्क वो कर सकें। मॉनिटरिंग इज़ ए मस्ट। जब भी आरटीआई आती है और हम किसी ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको फॉलोअप करना बड़ा आवश्यक है। यदि फॉलोअप नहीं करेंगे तो उसे दूसरे डिपार्टमेंट से उत्तर नहीं आएगा और उत्तर नहीं आएगा तो हम आरटीआई का डिस्पोजल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमारे अधिकारी जो हैं दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। एक तो टाइम फ्रेम, उनके पास 48 घंटे से लेकर 45 दिन ही है, और दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल हो, रिकॉर्ड अवेलेबल है परंतु इंफॉर्मेशन कहाँ है ये पता नहीं लगता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो पीआईओज हैं, दूसरे अधिकारी हैं, इन सब का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जिससे उनको आवश्यक पड़े वो उनसे मदद भी लें और उनको डीम्ड पीआईओ बता दें कि आप यू आर डीम्ड पीआईओ, और यदि आप डिले करेंगे तो आप भी उत्तरदायी होंगे। तो इस प्रकार से 17 मैनुअल्स को भी अपडेट करना है, रिकॉर्ड को कैटलॉग कंप्यूटराइज इंडेक्स भी करना है। तो यानी कि कोई ऐसा छूता सेक्शन नहीं है आरटीआई का जिसके ऊपर उसको कार्रवाई ना करनी हो या मॉनिटरिंग ना करनी हो, या उसकी डिस्पोजल में कोई बाधा आती है तो उसको कैसे निपटाना है। सीनियर अधिकारियों की भी वो मदद ले सकता है। यहाँ मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा, हालांकि सीपीआईओ जो है या एसपीआईओ है जो है, इसको खुद ही स्वयं ही डिस्पोजल करना है आरटीआई रिक्वेस्ट को, परंतु यदि आवश्यक पड़े तो सीनियर अधिकारियों की भी मदद और डायरेक्शंस ले सकते हैं। हमारे यहाँ एक केस हुआ था जिसके अंदर किसी वकील साहब ने 5000 पेजों की कापियाँ मांगी और पीआईओ महोदय उसके ऊपर निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो दी फाइल वाज मूव्ड एंड इट वेंट अप टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और निर्णय हुआ कि कौन कौन से पेज दिए जाएंगे और कौन कौन से नहीं। हालांकि बीच में कई अधिकारी कहते थे कि हम एज फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हम अभी से क्या निर्णय ले लें, बट एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लेने में दे हैड टू प्रोवाइड देयर गाइडेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय देने के बाद अपील आएगी तो फॉर्मली वो डिस्पोज करेंगे ही। तो इस प्रकार से ये ज़रूरी नहीं है कि पीआईओ महोदय स्वयं ही सारा निर्णय लें। जहां उनको कॉम्प्लिकेटेड केसेस लगते हैं वो अपने उच्च अधिकारियों से भी मदद ले सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, ऑफिशियली फाइल उनको पुटअप कर सकते हैं। क्योंकि कई चीज़ों में लिखा हुआ है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको दे सकता है, कई जगह लिखा हुआ है पब्लिक अथॉरिटी दे सकता है। तो क्या पब्लिक अथॉरिटी देना चाहेगा कि नहीं, क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देना चाहेगा कि नहीं? जब तक आप उनके पास फाइल पुटअप नहीं करेंगे तो निर्णय कैसे होगा? सेक्शन 8(1) के अंदर ही 3 प्रोविजन ऐसे हैं जिनमें सब प्रावधान है
कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की आदेश से दिया जा सकता है, तो इसका मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फाइल पुटअप करनी पड़ेगी, पब्लिक अथॉरिटी को फाइल पुटअप करनी पड़ेगी, तभी तो वो निर्णय ले पाएंगे। सो ये आवश्यक है कि जहाँ कॉम्प्लिकेटेड मसले आ जाएं वहाँ पीआईओ महोदय स्वयं निर्णय न लेकर उच्च अधिकारियों से सलाह मशवरा कर लें, ऑफिशियली कर लें, अनऑफिशियली कर लें, फाइल को पुटअप करके कर लें ताकि डिस्पोजल हो। और फाइल को रोकने का कोई मतलब नहीं है, फाइल को तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि टाइम बाउंड है। हमारे पास 48 घंटे हैं, 30 दिन है, 35 दिन है, 40 दिन है, 45 दिन है, इसके बियॉन्ड तो है ही नहीं। और यदि हम इसमें उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते तो दंड के भागीदार हम ही हैं। इसके अलावा उसको ये भी देखना है कि जो मैक्सिमम सूचना हम दे सकते हैं वो तुरंत प्रदान करें, सूचना रोकने के लिए कष्ट ना करें, क्योंकि वो सूचना रोकेंगे तो फर्स्ट अपील आएगी, सेकंड अपील आएगी, लोग कोर्ट में जाएंगे, हमारा काम बढ़ेगा। सो आरटीआई के अंदर सूचना देने का जहाँ तक प्रावधान है उसको कंप्लाई विद करें और मैक्सिमम सूचना प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रकार से पीआईओ महोदय को बहुत ही अहम रोल अदा करना है इन द डिस्पोजल ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट। जितने भी रजिस्टर्स बनाने हैं उनको मेंटेन करें, स्पीड पोस्ट से कोई उत्तर भेजना है तो उसको मेंटेन करें, ईमेल से कोई उत्तर भेजना है तो उसको मेंटेन करें, और सारे जितने भी सर्कुलर्स, ऑर्डर्स वगैरह जो इसके बारे में अवेलेबल होते हैं उनका कंपाइलेशन अपने पास रखें, अन्य पब्लिक अथॉरिटीज़ की लिस्ट अपने पास रखें ताकि आवश्यकता पड़ने के ऊपर उनको भी संपर्क किया जा सके। उसके बाद पूरा तामझाम जो है इसको डिस्पोजल करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। कई दफ़ा होता है कि द इंफॉर्मेशन इज़ विद द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल एसीआर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मांग लेता है और फाइल हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास है, तो यदि वो जूनियर फंक्शनरी होगा तो वो उसको असेस करने में परेशानी महसूस करेगा। इसलिए ट्राई यही किया जाना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल अधिकारियों को पीआईओ बनाया जाए और उनके ही रिस्पॉन्सिबल अधिकारियों को लिंक पीआईओ भी बनाया जाए ताकि उनकी एब्सेंस में काम ना रुके। यहाँ पर एक प्रथा बन गई थी कि लोग जो थे इसको अपने पीआईओ के काम को किसी और को सौंपने के में इंटरेस्टेड थे, और शुरू के दौर के अंदर हर हफ्ते 20 पीआईओ बदल जाते थे और एप्लीकेंट को पता ही नहीं लग पाता था कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन पीआईओ है। हमने दिल्ली आरटीआई एक्ट के अंदर एक निर्णय ले रखा था कि जो भी आरटीआई को डिस्पोज करेंगे वो सेकंड इन कमांड से कम नहीं होगा, एंड वी नेवर चेंज द डिसीजन बिकॉज दिस डिसीजन हैड बीन टेकन एट द लेवल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। परंतु पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं वो अंडर प्रेशर या किसी को ओबलाइज करने के चक्कर में हर रोज़ जो है अगर पीआईओ बदलती रहेंगी तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट द आरटीआई एक्ट। इसलिए पीआईओ महोदय भी बड़े रिस्पॉन्सिबल अधिकारी को बनाना पड़ेगा ताकि वो उच्च अधिकारियों से भी कोई अगर उनके कब बोर्ड में इंफॉर्मेशन है तो प्राप्त करने में सक्षम हो सके। पीछे अभी एक निर्णय हुआ था कि यदि चीफ जस्टिस के ऑफिस का भी कोई रिकॉर्ड है तो चीफ जस्टिस महोदय सुप्रीम कोर्ट के वो भी प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने डिक्लेयर किया कि चीफ जस्टिस का ऑफिस भी आरटीआई के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आरटीआई की रिक्वेस्ट कैसी आएगी, कब आएगी, किस प्रकार की आएगी, उसमें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जहाँ एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं उनका हिस्सा जो है उनको 5 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये तभी संभव हो पाएगा जब आरटीआई को आप जिस दिन आरटीआई आई है उसी दिन से उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर एक निर्णय ले लेते हैं कि इसको कैसे डिस्पोज करना है, किस किस को भेजना है, कहाँ कहाँ से सूचना मांगनी है, कौन कौन से पार्ट की हमें जवाब देना है, कौन कौन सा पार्ट का अन्य विभाग जवाब देंगे। तो इस प्रकार से पूरे का पूरा एक्ट जो है आरटीआई की एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के अंदर कई दफ़ा लग जाता है। तकरीबन हर क्लास के ऊपर काम हमें करना पड़ता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि आरटीआई का काम जो है बड़ा आसान सा है और इसको निपटा लेंगे, कोई बात नहीं। समय सीमा हमें परेशान करती है, दूसरी तरफ पेनल्टी हमें परेशान करती है। सैकड़ों हमारे अधिकारी आरटीआई के माध्यम से पेनलाइज हो चुके हैं। कईयों को तो 5 आरटीआई
डिले होने के कारण या इन्फॉर्मेशन ना देने के कारण 1.25 लाख रुपए का दंड पड़ गया। यानी कि इतनी तो उनकी कैरी होम पे भी नहीं होती जितना उनको दंड पड़ जाता है। तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए हर पीआईओ को चाहिए कि वो हर एप्लीकेशन के ऊपर तुरंत कार्रवाई करना प्रारंभ कर दें और उसको फॉलो अप करें। जहाँ से सूचना आनी है उसको एकत्र करें और उसके ऊपर तुरंत निर्णय लें। इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट। अगर इंस्पेक्शन करवाना है तो किस दिन इंस्पेक्शन के लिए बुलाया जाए। इंस्पेक्शन से पहले हमें भी देखना पड़ेगा कि फ़ाइल में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो उसको नहीं देने। यदि जो डॉक्यूमेंट नहीं देने तो उनको पहले ही हमें छुपाना पड़ेगा। देन डिसीजन रिगार्डिंग सीवियरेबिलिटी। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन उससे सीवियर करना है तो उसका निर्णय भी पहले ही लेना पड़ेगा। अगर सीवियर करने वाली क्लास अप्लाई करनी है तो वो नोटशीट या वो डॉक्यूमेंट उसको दिखाएंगे भी नहीं और उसका जो पार्ट हमने देना है केवल वो ही उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स या तो फोटोकॉपी करके रखना पड़ेगा या उसमें से जो सीवियर इन्फॉर्मेशन करनी है उसको पहले ही छांट के अलग से कर लिया जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें कई निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर इंस्पेक्शन ऑफ साइट कराना है तो कब कराना है, कौन उसके साथ जाएगा, और जब इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हो रहा है तो कोई ना कोई अधिकारी उसके साथ बैठेगा ताकि डॉक्यूमेंट्स पिलफर ना हो जाएं, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, डॉक्यूमेंट्स को फाड़ ना दे या उनको गायब ना कर ले। तो हर चीज़ का अलग अलग निर्णय लेना पड़ेगा। सो पीआईओ इज़ द पिवटल अधिकारी जिसके अराउंड पूरे आरटीआई की इम्प्लीमेंटेशन का दारोमदार है। इन अधिकारियों को बहुत ही सचेत रहना है और कैजुअली नहीं लेना है। फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को भी उनके साथ सहयोग करना चाहिए ताकि उनके पास जो भी अपील आएगी उसके अंदर वो भी निर्णय लेने में सक्षम हो। और यदि पीआईओ ने कोई निर्णय गलत लिया है तो उनको वो मदद करना पड़ेगा कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड कर दीजिए बजाय इसके कि अपील आए या ना आए। सो इट इज़ ए क्वाइट कम्बरसम जॉब जिसके बारे में निर्णय एडमिनिस्ट्रेटिवली भी लेने पड़ेंगे, क्वासी जुडिशियल निर्णय भी लेने पड़ेगी, सलाह मशवरा भी करना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड भी है, उसको ट्रेस करना है, उसकी कॉपीज़ बनानी है, उससे एडिशनल फीस कलेक्ट करना है, उसको जवाब देना है। कई लोग कहते हैं ईमेल के माध्यम से हमें जवाब दो, तो उसको ईमेल के माध्यम से जवाब देना है। अगर वॉल्यूमिनस इन्फॉर्मेशन है तो उसको इंस्पेक्शन के लिए भी बुला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पीआईओ महोदय को बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन निभाना है। इसलिए कृपया पीआईओ महोदय इस बारे में सतर्क रहें और आरटीआई को कोई नॉर्मल रूटीन वर्क ना समझें। धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट कड़ी में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।